सो लास्ट क्लास में हम लोगों ने परमुटेशन कॉम्बिनेशन में जस्ट कुछ पॉइंट्स डिस्कस किए थे। और वो पॉइंट्स क्या क्या थे भाई? आई थिंक एक सेकेंड ये सब हो गया था, ये सब हो गया था। फैक्टोरियल नोटेशन डिस्कस कर लिया था, है ना? और फैक्टोरियल नोटेशन की कुछ प्रॉपर्टीज डिस्कस करी थी। और इस प्रॉपर्टी के बाद यस, तो अब आप एक थ्योरम लिखेंगे, द लार्जेस्ट नेचुरल नंबर डिविजिबल बाय p लेस देन और इक्वल टू n इज गिवन एज largest number natural number divisible by p less than equal to n is given as। पहले तो समझो क्या बोला जा रहा है कि 1 से n तक नेचुरल नंबर्स हैं। अब 1 से n नेचुरल नंबर्स अगर आप का सेट लेते हो तो उस नेचुरल नंबर में p से डिविजिबल नंबर कौन कौन से होंगे? एक तो p होगी, एक 2p, 3p, 4p, 5p, ऐसा। तो कितनी नंबर होंगी 1 से n के बीच में जो p से डिविजिबल है? उसके लिए हमें ये देखना पड़ेगा कि व्हाट इज द लार्जेस्ट मल्टीपल ऑफ p व्हिच डज नॉट एक्सीड n। सो आई से दैट अगर आप नंबर लाइन के स्ट्रक्चर को देखो तो तुम्हें ये चीज दिखेगी कुछ ऐसे। पहले मैं समझा दूं क्या है। मान लो n एक नंबर है, डेफिनेटली p से बड़ी होगी तभी हम ये बात कर रहे होंगे। m को अगर p से डिवाइड करो तो कुछ एक कोशेंट आएगा, मान लो q है, और रिमाइंडर आएगा r है। किससे डिवाइड किया हमने? p से। तो ऑब्वियसली r की जो वैल्यू है वो p से लेस होगी और 0 या p के बीच में होगी ऐसा। यहीं से हम ये बोल सकते हैं कि m बाय p इज इक्वल टू q प्लस r बाय p, और r बाय p की वैल्यू डेफिनेटली 0 से 1 के बीच में होगी। इसका मतलब है कि जो q है, q वो n बाई p का इंटीजर पार्ट है। मानते हो कि नहीं मानते हो? q इज इक्वल टू इंटीजर पार्ट ऑफ n बाई p, जिल्ट ऑफ n बाई p, क्योंकि ये तो फ्रैक्शनल पार्ट हो गया, है ना? तो अगर कोई आपसे बोले कि ये pq प्लस r जो नंबर है वो n है, इसका मतलब नंबर लाइन में कुछ ऐसा दिखेगा। ये नंबर लाइन है, मान लो इस नंबर लाइन पर एक नंबर n है, यहां एक नंबर n प्लस 1 है, वो मान लो यहां है। एक नंबर है n माइनस 1, वो यहां है। pq नंबर कहां है? pq जो नंबर है वो n से छोटी है, क्योंकि n pq प्लस r है ना? तो n से छोटी है। बट ये भी कंफर्म है कि मान लो pq ये है, p टाइम्स q, और pq प्लस r जो है अगर n है तो n से मतलब कि अगर मैं p प्लस 1 q कर लू, p टाइम्स q ये है, और p प्लस 1 टाइम्स q जो है वो यहां नहीं होगा, p प्लस 1 टाइम्स q इसको क्रॉस कर जाएगा, p प्लस 1 टाइम्स q। क्यों? क्योंकि p प्लस 1 q इज ग्रेटर देन n। ये प्रूफ करने के लिए मुझे कुछ ज्यादा कुछ प्रूफ करने की जरूरत नहीं है। इट इज p q प्लस q। अरे नहीं, p प्लस 1 q नहीं बेटा, q प्लस 1 p का मल्टीपल देख रहे हैं ना हम लोग। इसको भी अगर q p लिखो तो ज्यादा बेटर दिखेगा। दिस इज q टाइम्स p एंड हियर इट इज q प्लस 1 टाइम्स p। q प्लस 1 टाइम्स p की वैल्यू n से बड़ी होगी। It is equal to q times p plus p and it is definitely greater than q times p plus r, क्योंकि r की वैल्यू p से लेस है। तो ये एक्सीड कर गई, मतलब ये यहां पर n है और qth मल्टीपल ऑफ p जो है वो n से छोटा है, बट q प्लस 1th मल्टीपल ऑफ p जो है n को एक्सीड कर गया। कोई आपसे बोले व्हाट इज द लार्जेस्ट मल्टीपल ऑफ p व्हिच डज नॉट एक्सीड n, तो आप बोलेंगे q। कोई आपसे बोले कि ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ऐसे नंबर सही है,
n तक। यहीं पर कहीं पर एक p नंबर आएगी, p, कहीं पर 2p आएगी, कहीं पर 3p आएगी, ऐसे करके कहां तक आ रहा है, q टाइम्स p। तो नंबर ऑफ नंबर्स, नंबर, पहले तो ये बात, इसका आंसर समझना है। इसका आंसर पहले बताओ क्या हुआ। द लार्जेस्ट नंबर, नेचुरल नंबर डिविजिबल बाय p लेस देन और इक्वल टू n इज गिवन एज, जल्दी बोलो, QP, Q times P, which is nothing but n divided by p का integer part times p, and therefore number of natural numbers, number of natural numbers divisible by p, divisible by p in सेट 1 2 3 अप टू n, 1 से लेके n तक कितनी नंबर्स हैं जो p से डिविजिबल है। तो ये है फर्स्ट मल्टीपल ऑफ p, सेकंड मल्टीपल ऑफ p, थर्ड मल्टीपल ऑफ p अप टू qth मल्टीपल ऑफ p। तो q नंबर ऑफ नंबर्स हैं, इट इज इक्वल टू q, एंड q मतलब n अपॉन p का इंटीजर पार्ट। अब यहां तक जो मैंने बोला इसको आप एक बार सोच लो और मुझे बताओ समझ में आई बात कि नहीं। आगे सर। इसका मतलब यहां से ये भी समझ में आ गया कि फॉर इंस्टेंस नंबर ऑफ नंबर्स डिविजिबल बाय 2 अप टू 10 क्या होगा। नंबर्स पता, नेचुरल नंबर की बात हो रही है, आप बोलेंगे 10 by 2 का इंटीजर पार्ट दैट इज 5। ऑब्वियसली कौन सी नंबर हुई, वो 5 नंबर कौन सी है, 2, 2 into 2 4, 2 into 3 6, 2 into 4 8, 2 into 5 10। अगर मैं बोलो 2 के बजाय 3 कर दें तो आप बोलेंगे 3 के केस में 10 by 3 का इंटीजर पार्ट, मतलब 2 वाले केस में आपने बोला 10 by 2 का इंटीजर पार्ट दैट वाज 5, 3 वाले केस में आप 10 by 3 का इंटीजर पार्ट करेंगे और दैट इज 3। कौन कौन सी 3, तो ऑब्वियसली इसका ब्रेकअप होगा 3 6 एंड 9। अब वो अलग बात है कि इसमें कोई नंबर है जो 3 से 2 बार डिविजिबल है, 9 में 3 2 बार फैक्टर है, ठीक है, एनीवे कोई बात नहीं। अगर कोई बोले 4 से डिविजिबल कितनी होगी, 4 से एग्जैक्टली 4 से डिविजिबल कितनी नंबर्स हैं, तो 10 by 4 का इंटीजर पार्ट दैट इज इक्वल टू 2। कौन कौन सी, एक 4 और एक 8। अगर कोई बोले 5 से डिविजिबल कितनी होंगी, तो आप बोलेंगे 2। अगर मैं बोलो 6 से डिविजिबल कितनी होंगी, 10 by 6 1। तो ये बात समझ में आ गई कि जिस नंबर से डिविजिबल नंबर ऑफ नंबर्स चाहिए 1 से लेके n में, तो n को उस नंबर से डिवाइड करके इंटीजर पार्ट ले लेना है। दिस इज वन थिंग विच इज वेरी क्लियर आउट ऑफ दिस एंटायर डिस्कशन। तो ये डिस्कशन ये था, डिवीजन एल्गोरिथम से इसको प्रूव कर सकते हैं, जिसका मैंने प्रूफ समझा दिया आपको। और फाइनली हमने ये डिस्क्राइब किया कि भाई 0 से लेकर के n तक जो नंबर्स लेंगे उसमें जो p का कितने मल्टीपल्स होंगे, जो कितने इंटीजर्स ऐसे होंगे, कितने नेचुरल नंबर्स होंगे जो p से डिविजिबल होंगी, तो p 2p 3p ऐसे करके जो लार्जेस्ट मल्टीपल p का है QP, तो q नंबर ऑफ नंबर्स होंगी और वो q इज नथिंग बट n by p का इंटीजर पार्ट। तो ये थ्योरम हमारा प्रूव हो गया, द नंबर ऑफ नेचुरल नंबर्स डिविजिबल बाय p लेस देन और इक्वल टू n इज गिवन बाय n by p का इंटीजर पार्ट। अब यही से आप ये भी बोल सकते हो कि नंबर ऑफ नेचुरल नंबर विच आर डिविजिबल बाय p स्क्वायर लेस देन और इक्वल टू n इज इक्वल टू, तो n by p स्क्वायर का इंटीजर पार्ट। नंबर ऑफ नेचुरल नंबर विच आर डिविजिबल बाय p क्यूब लेस देन इक्वल टू n, 1 से लेके n में कितनी नंबर है जो p क्यूब से डिविजिबल है, मतलब किसमें कितने नंबर्स में p अकेला कम से कम एक बार फैक्टर होगा, वो तो n by p का इंटीजर पार्ट हो गया। कितने नंबर्स है जिसमें p 2 बार फैक्टर होगा,
तो n बाई पी स्क्वायर का जेड। कितने नंबर होंगे जिसमें p 3 बार फैक्टर होगा, तो n बाई पी क्यूब का जेड। अब यहां से एक फार्मूला अपने आप वो ड्राइव हो जाता है जो पिछली क्लास मैंने लिखवाया था कि देयरफॉर n फैक्टोरियल क्या है, n फैक्टोरियल है 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5 इंटू 6 इंटू 7 अप टू n माइनस 1 इंटू n। जब आप इन नंबर्स को मल्टीप्लाई करोगे तो नंबर बनेगी n फैक्टोरियल। तो n फैक्टोरियल में p प्राइम कितनी बार होगी, व्हाट इज द एक्सपोनेंट ऑफ p इन n फैक्टोरियल। तो दिख रहा है क्या कि जितनी नंबर्स p से एग्जैक्टली p से कम एक बार डिविजिबल होंगी उतने बार p तो मिलेगा ही मिलेगा। तो n बाई पी इंटीजर पार्ट, जिंट ऑफ n बाई पी टाइम्स p तो मिलेगा। कैसे, हर वो नंबर जो p से डिविजिबल है, हर एक वो फैक्टर 1 से n के बीच में हर एक फैक्टर जो p से डिविजिबल है वहां से p निकाल लिया मैंने। अब रह गया वो फैक्टर्स जिसमें p 2 या 2 से ज्यादा बार फैक्टर है, तो उसमें से एक p निकल चुका है। तो जो p स्क्वायर से डिविजिबल है वहां से हम एक बार p और निकाल लेंगे, तो इतनी और पावर मिल गई p की, है ना। बट कुछ ऐसे भी फैक्टर्स होंगे जो p क्यूब से डिविजिबल होंगे, उसमें से 2p निकल चुका है, p स्क्वायर निकल गया था, अभी भी एक p उसमें बचा हुआ है। तो कितने ऐसे होंगे, तो n बाई पी क्यूब का इंटीजर पार्ट। अब जो p की पावर 4 से डिविजिबल होंगे वहां पर अभी भी एक p बचा हुआ है, तो n बाई पी 4 का डिविजिबल इंटीजर पार्ट एंड सो ऑन सो फोर्थ। हम सारे p एक्सट्रैक्ट कर लेंगे तो जो आएगा वही है एक्सपोनेंट ऑफ p इन n फैक्टोरियल। मतलब क्या हुआ, मतलब ये हुआ, अगर मैं बोलूं कि if 10 factorial is, ध्यान से सुनना, 2 raised to the power x into 3 raised to the power y into 5 raised to the power z into 7 to the power p, बिकॉज 10 फैक्टोरियल जो है एक ऐसी नंबर होगी जो इन्हीं 4 प्राइम से बनी होगी, 2 3 5 7। इससे बड़ी प्राइम होती है 11 तो 10 फैक्टोरियल में होगा नहीं। तो 10 फैक्टोरियल को जब एज एन इंटीजर सोचेंगे तो वो इस तरह का फैक्टराइजेशन होगा उसका। अब हम जानना चाह रहे हैं व्हाट इज x, तो x क्या है, x इज एक्सपोनेंट ऑफ 2 इन 10 फैक्टोरियल and our formula says it is equal to 10 by 2 का इंटीजर पार्ट प्लस 10 by 2 स्क्वायर का इंटीजर पार्ट प्लस 10 by 2 क्यूब का इंटीजर पार्ट। 8 से ज्यादा कोई 8 से बड़ी कोई नंबर तो 10 फैक्टोरियल में हो नहीं सकती। 8 से बड़ी मतलब 2 की पावर 4 नहीं हो सकती, 16 हो जाएगा। तो what do you get here, 5 plus 2 plus 1 9 8। इसका मतलब हमारा जो 10 फैक्टोरियल है 2 की पावर 8 इसमें फैक्टर है, 2 की पावर 9 इसमें फैक्टर नहीं है। हाईएस्ट पावर ऑफ 2 विच इज देयर एज अ फैक्टर इन 10 फैक्टोरियल इज 8। नाउ एक्सपोनेंट ऑफ y में चाहिए, y क्या है, y इज द एक्सपोनेंट ऑफ पावर ऑफ 3 इन 10 फैक्टोरियल। द एक्सपोनेंट ऑफ 3 इन 10 फैक्टोरियल क्या हो जाएगा, इट इज 10 by 3 का इंटीजर पार्ट प्लस 10 by 3 स्क्वायर का इंटीजर पार्ट। तो इट इज इक्वल टू 3 प्लस 1 कितना हो गया 4। तो ये 3 की पावर 4 हो गया। अब देखो फैक्टराइजेशन करना सिखा रहा हूं मैं आपको कि किसी भी फैक्टोरियल का फैक्टराइजेशन कैसे करते हैं। और जब फैक्टोरियल का फैक्टराइजेशन करना सीख जाओगे तो किसी भी एनसीआर एनपीआर का फैक्टराइजेशन करना भी सीख जाओगे, जो आगे हम लोग करेंगे। एनीवे अब जेड बता दो, जेड एक्सपोनेंट ऑफ 5 इन 10 फैक्टोरियल, तो वो आ जाएगा 2 10 by 5 का इंटीजर पार्ट दैट इज इक्वल टू 2 एंड 10 by 10 हाँ क्या, अरे 5 स्क्वायर होगा ना अगला वाला, 10 by 5 का इंटीजर पार्ट प्लस 10 by 25 करना पड़ेगा ना, 5 स्क्वायर, तो 5 क्या थोड़ी होगा उसमें फैक्टर। इज इट क्लियर? यस। t की वैल्यू एक्सपोनेंट ऑफ 7 इन 10 फैक्टोरियल कितना हुआ, तो 10 by 7 का इंटीजर पार्ट एंड दैट इज इट इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 1। तो कुल मिला के हमारा फाइनल डिस्कशन आया कि ये फैक्टराइजेशन हो गया। जब आप 10 फैक्टोरियल को, अब इसको तो देख भी सकते हो आप ना,
जैसे 10 फैक्टोरियल कोई बोले लिखो तो आई विल से इट्स नथिंग, सिंपल है, 7 इंटू 8 इंटू 9 इंटू 10। अब देखो यहां से 2 फैक्टर आया, यहां से भी 2 स्क्वायर फैक्टर आया, 2 इंटू 2, यहां से 2 फैक्टर आया, और यहां से 2 क्यूब फैक्टर आया, 2 इंटू 2 इंटू 2, और यहां से आया नहीं, यहां से 2 इंटू 5 आया, 2 इंटू 1। तो ऑब्वियसली देखो पहला राउंड में आपको कितने 2 निकले थे, पहले राउंड में 5 2 थे, दूसरे राउंड में कितने 2 मिले थे आपको, 2 2 मिले थे, और तीसरे राउंड में कितने 2 थे, 1 2 था। ये 5 प्लस 2 प्लस 1, समझ में आ रहा है ना कैसे, इसको बोलते हैं हम स्क्रीनिंग कर रहे हैं, जैसे चलनी लेके ना चाल रहे हैं इसको, तो इसको इस पूरे मेथड को बोलते हैं सीव एनालिसिस। एक एरिस्टोजेनस मैथमेटिशियन था ना, उसी ने ये सजेस्ट किया था, इसको बोलते हैं सीव ऑफ एरिस्टोजेनस मेथड। तो उसने बोला कि प्राइम नंबर को आप अलग अलग प्राइम की चलनी से अगर आप उसको सीविंग करो तो अलग अलग आइसोलेट होकर कलेक्ट हो जाएंगे ये प्राइम्स, ये n by p स्क्वायर ऐसा। तो फिर वहां से उसने फैक्टराइजेशन का मेथड बता दिया, राइट। तो ये फैक्टराइजेशन हो गया 10 फैक्टोरियल का। अब इससे क्या क्या आंसर कर सकते हैं वो देखो, जैसे अगर मैं बोलूं कि कितने डिवाइजर होंगे इसके, नंबर ऑफ डिवाइजर्स ऑफ 10 फैक्टोरियल बता सकते हो आप, 10। तो प्राइम 8 प्लस 1 9, 4 प्लस 1 5, 2 प्लस 1 3 एंड 1 प्लस 1 2। तो इतने डिवाइजर होंगे, 9 इंटू 5 इंटू 3 इंटू 2। तो नंबर ऑफ डिवाइजर है, कितने और डिवाइजर, हाँ क्या क्या क्या, ये जो आपने डिवाइजर का ये कैसे निकाला है बताना। ये अभी रुक जाओ, अभी मतलब ये मैंने एकदम बेसिक्स में शुरू में कराया था नंबर थ्योरी में, अभी जब परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन में डिवाइजर वाला टॉपिक आएगा वहां पर दोबारा एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है। तो अभी उसका टेंशन मत लो तुम, राइट। तो इस तरह के क्वेश्चन वहां भी करा देंगे। अभी सिर्फ ये समझ लो कि किसी भी नंबर के डिवाइजर निकालने होते हैं तो पहले उस नंबर को प्राइम फैक्टर में ब्रेक कर देते हैं, फिर हर एक प्राइम की पावर में 1 ऐड करते हैं और फिर सबको मल्टीप्लाई कर देते हैं, बस इतना याद रखो और कुछ नहीं। क्यों होता है कैसे होता है ये अभी इसी टॉपिक में होगा डिस्कस, डोंट वरी, डन। ठीक है सर। अच्छा, अब दूसरा, कभी कभी क्वेश्चन ऐसा पूछा जाता है कि 10 फैक्टोरियल, भाई 10 फैक्टोरियल एक नंबर है, इस नंबर को जब आप लिखोगे तो कितने टर्मिनल जीरो आएंगे, मतलब अगर 10 फैक्टोरियल ऐसे लिख रहे हैं ए बी सी डी और लास्ट में 0 0 0 ऐसा कुछ आ गया मान लो, तो इसमें ये लास्ट के जो जीरो होते हैं इनको टर्मिनल जीरो बोलते हैं। हाँ बिल्कुल सही बात है, टर्मिनल जीरो अगर काउंट करने हैं तो आपको देखना पड़ेगा कि 10 की हाईएस्ट पावर से डिविजिबल है तो क्या हाईएस्ट पावर है। तो यहां पर एक चीज लिख दो, ये नोट करके लिखो, नोट करके, नंबर ऑफ टर्मिनल जीरोस of a number x is equal to highest exponent of 10 by which x is divisible, x is completely divisible। मतलब हुआ दैट इज इक्वल टू एक्सपोनेंट ऑफ 2 in 10 factorial comma exponent of 5 in 10 factorial का मैक्सिमम, इन दोनों में जो भी बड़ा होगा। रीजन समझो, थोड़ा ध्यान से समझो।
आप बोल रहे हो क्या कि x जो है वो 10 की पावर k है टाइम सम इंटीजर। If x is 10 की पावर k times integer, where I is not divisible by 10, I is not divisible by 10, ये इंटीजर I जो है वो 10 से डिविजिबल नहीं होनी चाहिए। देन k हो गया k, इसका मतलब k की मैक्स वैल्यू। जैसे मान लो अगर x 10 क्यूब से डिविजिबल, मतलब 100 से डिविजिबल है, तो दो टर्मिनल जीरो होंगे, है ना। तो 100 से डिविजिबल है अगर, तो 10 से भी होगा, वो 10 स्क्वायर से भी होगा। तो हाईएस्ट पावर क्या है 10 की, वो 2 है। तो k की वैल्यू, k इज मैक्सिमम पावर ऑफ 10, k इज मैक्सिमम पावर ऑफ 10। तो यही हो जाएगा टर्मिनल जीरोस। फॉर एग्जाम्पल, नंबर ऑफ टर्मिनल जीरो इन 10 फैक्टोरियल कितना है? नंबर ऑफ टर्मिनल जीरो 10 फैक्टोरियल, तो आ जाएगा तुम्हारा मैक्सिमम ऑफ 2 का एक्सपोनेंट कितना था 8, और 5 का कितना था, 5 का कितना था 2 था या 3 था? 2 था। 10/5 का इंटीजर पार्ट कितना होता है 2, और 5 स्क्वायर वाला तो लेंगे नहीं, तो डेफिनेटली मैक्सिमम इसमें, मैक्सिमम नहीं, आई एम सॉरी, कहां से मैं मैक्स लिख दिया, मिनिमम। मिनिमम क्यों मिनिमम? क्योंकि आपका जो 10 फैक्टोरियल है उसमें 2 की पावर बेशक आपको 8 अवेलेबल है, बट 5 की पावर आपके पास 2 ही अवेलेबल है। 3 की पावर आपके पास में कितनी अवेलेबल थी 4, एंड सो ऑन। तो जब आप 2 और 5 के पेयर बनाओगे तो जो छोटा है वही गवर्न करेगा ना। तो अगर 5 2 है तो 2 ही पेयर बनेंगे, तो 10 का पावर मैक्सिमम क्या आएगा, 10 का पावर 2 ही आएगा। तो मैक्स की बजाय यहां क्या लिखेंगे, मिन लिखेंगे, मिनिमम। तो आंसर आ जाएगा 2। तो 10 फैक्टोरियल में 2 टर्मिनल जीरो होंगे। सबको समझ में आ गई बात? फाइंड द टर्मिनल जीरोस, अगर समझ आ गई तो इसका आंसर करो। टर्मिनल जीरोस इन 25 फैक्टोरियल। 25 फैक्टोरियल में कितने टर्मिनल जीरो होंगे, जल्दी बोलो। तो आप मिनिमम तो 5 वाला ही आएगा, 5 वाला ही छोटा आएगा 2 वाले से तो मोस्टली। तो 5 वाला छोटा आएगा, 5 वाला काउंट कर लो, तो आ जाएगा तुम्हारा कितना 25/5 का इंटीजर पार्ट प्लस 25/5 स्क्वायर का इंटीजर पार्ट, तो ये आ जाएगा 5 + 1 6। अगर कोई बोले कि फाइंड नंबर ऑफ टर्मिनल जीरोस इन 30 फैक्टोरियल अपॉन 12 फैक्टोरियल। आपको पता है कि 30 फैक्टोरियल बाय 12 फैक्टोरियल भी एक इंटीजर होगा, और वो इंटीजर को जब आप डेसिमल नोटेशन में लिखोगे तो लास्ट में टर्मिनल जीरो कितने मिलेंगे, आप क्या बोलोगे भाई इसमें? व्हाट विल बी योर आंसर हियर? तो हम देखेंगे कि एक्सपोनेंट ऑफ 10 इन 30 फैक्टोरियल क्या आएगा, ये आ जाएगा एक्सपोनेंट ऑफ 5 इन 30 फैक्टोरियल। ऑब्वियसली आ जाएगा 30/5 इज 6, 30/5 स्क्वायर इज 1, तो 7 आ गया। और एक्सपोनेंट ऑफ 10 इन 12 फैक्टोरियल कितना आएगा? It is exponent of 5 in 12 factorial. It is equal to 12/5 is 2, and that's it. It is 2. तो इसमें कितने आ जाएंगे जी? तो ऊपर में जो भी है ये पूरा डिवाइड होकर के, तो 7 10 की पावर 7 न्यूमरेटर में, 10 स्क्वायर डिनोमिनेटर में, तो इफेक्टिवली 10 की पावर कितनी रहेगी? इट इज 10 की पावर 5। यस, 10 की पावर 5, तो 5 आ गया।
तो 5 टर्मिनल जीरो आएंगे इसमें। तो ये एक कॉन्सेप्ट था जो आपने लर्न कर लिया। इस पर कई सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कॉम्पिटिशन्स में, तो आपको कम से कम वहां पर कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी। मैं इसको हटाऊं, चलो वापस, अब आप क्वेश्चंस करो कुछ। ये आ गया एक्सपोनेंट ऑफ एनी प्राइम नंबर p इन n फैक्टोरियल इज n by p इंटीजर पार्ट प्लस n by p स्क्वायर इंटीजर पार्ट प्लस n by p क्यूब इंटीजर पार्ट एंड सो ऑन सो फोर्थ। तब तक करेंगे जब तक इंटीजर पार्ट जीरो नहीं आ जाता। Question 16 factorial is 2 raised to the power m times an integer where I is an odd integer, then find m. Quick, जल्दी बोलो, वर्बली बताओ यार, पेन चलाने की जरूरत नहीं है। 16 factorial is 2 raised to the power m times an integer and integer I is odd, then find the value of m. कहने का मतलब बोल रहे हैं कि 2 की हाईएस्ट पावर क्या है 16 factorial में, तो 16 by 2 is 8, 16 by 2 square is 4, 8 plus 4 12, 16 by 2 cube is 2, तो 12 plus 2 14 and 16 by 2 की power 4 is 1, तो 15, तो आंसर आ गया 15। Find the number of zeros at the end of 20 factorial। जल्दी आंसर करो, वर्बली आंसर करो, वर्बली, पेन नहीं चलाना है, वर्बली आंसर करो। 4। हाँ 20 by 5, क्योंकि 5 का ही पावर लो होगा, 5 ही नॉर्मल होगा, तो 20 by 5 is 4, 4 टर्मिनल जीरो होंगे। इज दैट क्लियर? यस सर। ठीक है, अब ये सब क्वेश्चन तो सिंपल है, बट फिर भी आप ऐसा करेंगे, आप एक तो ये है ना, और एक ये, जल्दी आंसर करो क्विक। और ये की सेकंड का बी पार्ट आप बता। हाँ कर रहे हैं ना, सेकंड का बी पार्ट और थर्ड ए, थर्ड बी, थर्ड सी, जल्दी करो। सेकंड का बी पार्ट इसका तो तुम लोग कर चुके हो ना वहां से। सेकंड का बी पार्ट, सेकंड का बी पार्ट क्या है, n इंटू 2n फैक्टोरियल लिखा हुआ है LHS में। इसको हम, इस LHS को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, हाफ इंटू 2n इंटू 2n फैक्टोरियल। अब इसके बाद में इस 2n को हम लिख सकते हैं, 2n का कंसेक्यूटिव नंबर क्या है, 2n प्लस 1 माइनस 1 इंटू 2n का फैक्टोरियल। अब इसको ऊपर डिस्ट्रीब्यूट कर दो, तो 2n प्लस 1 में 2n फैक्टोरियल मल्टीप्लाई हुआ तो क्या आएगा, 2n प्लस 1 मल्टीप्लाइड बाई 2n फैक्टोरियल, क्या बनेगा बोलो। तो 2n प्लस 1 किसी भी फैक्टोरियल में उससे बड़ी वाली नंबर मल्टीप्लाई करो, जैसे 8 फैक्टोरियल में 9 मल्टीप्लाई करते हो तो 9 फैक्टोरियल बन जाता है, माइनस 2n का फैक्टोरियल। अब ये बन गया तुम्हारा 2n प्लस 1 फैक्टोरियल, है ना, तो 1/2 टाइम्स ये 2n प्लस 1 का फैक्टोरियल हो गया माइनस 2n का फैक्टोरियल हो गया। कितने बच्चों सबको क्लियर हो गया ना, कोई दिक्कत तो नहीं इसमें? ठीक है, थर्ड का ए बी सी। फर्स्ट बी का आंसर 30019/6। अच्छा कैलकुलेट कर लिया तुमने, अच्छी बात है। 15 फैक्टोरियल बाई 9 फैक्टोरियल इंटू 6 फैक्टोरियल जैसे है, तो इसको आप कई तरीके से सॉल्व कर सकते हो। एक तरीका तो ये है कि आप दोनों में से कॉमन ले लो 12 फैक्टोरियल। 12 फैक्टोरियल जब आप कॉमन लोगे बाहर तो आपको बेस्ट मिलेगा 15 इंटू 14 इंटू 13, क्योंकि ये 15 फैक्टोरियल है, 15 इंटू 14 इंटू 13 मल्टीप्लाइड बाई 12 फैक्टोरियल एंड माइनस 1 आ गया, और यहां पर आ गया तुम्हारा 9 फैक्टोरियल इंटू 6 फैक्टोरियल। अब इसके बाद में 9 फैक्टोरियल यहाँ फैक्टर है 12 फैक्टोरियल में, तो ये आ जाएगा तुम्हारा 12 इंटू 11 इंटू 10 डिवाइडेड बाई 6 फैक्टोरियल मतलब 720
and multiplied by 15 into 14 into 13 minus 1 and 720 की बात करो तो ये जीरो तो गया यहाँ से 12 6 जा यहाँ से चला गया तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो कि 11 multiplied by 15 into 14 into 30 बहुत सारे तरीके से सिंप्लीफाई कर सकते हो डिवाइड बाय 6 एक तरीका है। दूसरा तरीका है कि आप अलग अलग दोनों को कर दो तो वो भी एक तरीका है। वो तरीका ये है कि 15 फैक्टोरियल से 9 फैक्टोरियल निकल जाएगा तो क्या बचेगा 15 into 14 into 13 into 12 into 11 into 10 divided by 6 factorial 6 into 5 into 4 into 3 into 2 यहां पर अब फिर से 6 5 जैसे देखो 30 और 30 into 4 120 कर दो तो 12 और 10 कैंसिल हो गया 3 2 जा 6 है तो 3 से 3 कैंसिल हो गया है कहीं यहाँ 5 आ जाएगा यहाँ पर और 2 से आप 440 हाँ जी अब इसमें बचे हुए नंबर को मल्टीप्लाई करो ये भी तरीका सिंप्लीफाई करने का जो आपको कन्वीनियंट लगे वो करो इसी तरह से दूसरे वाले को कर देना तो इट्स ओके। क्वेश्चन नंबर 3 आंसर करिए जल्दी से। थर्ड का बी पार्ट यस सर थर्ड का ए पार्ट तो बिल्कुल स्ट्रेट वे था यस यस n into n minus 1 into n plus 1 multiplied by n minus 2 का फैक्टोरियल तो obvious सी बात है कि n minus 2 फैक्टोरियल में n minus 1 मल्टीप्लाई हुआ तो n minus 1 फैक्टोरियल बन जाएगा फिर n मल्टीप्लाई हुआ तो n फैक्टोरियल बन जाएगा फिर n plus 1 तो ये टोटली n plus 1 फैक्टोरियल हो जाएगा इसमें कोई बड़ी बात नहीं थी। बी पार्ट भी पता ही है कि 100 by 5 का इंटीजर पार्ट प्लस 100 by 25 का इंटीजर पार्ट एंड प्लस 100 by दैट्स इट 25 तक ही है 100 फैक्टोरियल इज 2 raised to power m times lambda। अच्छा 100 फैक्टोरियल के टर्मिनल जीरो निकालना होगा तो ये आंसर आ जाएगा। ये कितना है एक्सपोनेंट ऑफ 5 in 100 फैक्टोरियल एंड इट इज नथिंग बट 24 एंड 100 by 2 का इंटीजर पार्ट ये तो आप करिए होंगे प्लस 100 by 4 का इंटीजर पार्ट प्लस 100 by 8 का इंटीजर पार्ट प्लस 100 by 16 का इंटीजर पार्ट प्लस 100 by 32 का इंटीजर पार्ट प्लस 100 by 64 का इंटीजर पार्ट। So it comes out to be 50 plus 25 plus 12 plus 6 plus 3 plus 1 तो ये कितना है टोटल कैलकुलेट करके 97 आ गया। यस सर तो पहले पार्ट का आंसर 97 आ गया और दूसरे पार्ट का आंसर आ गया ऑब्वियसली आपको पता है कि 24 24 आ गया। तो अब इस तरह के प्रॉब्लम आप हैंडल कर लेंगे। तो आते हैं वापस मेन कोर्स पे कि कॉम्बिनेटरिक्स क्या है। अभी तक हम लोग क्या क्या जानते हैं वी आर वेल अवेयर विद द फैक्टोरियल नोटेशन उसकी प्रॉपर्टीज वी आर वेल अवेयर अबाउट द एक्सपोनेंट्स वगैरह के बारे में पता चल गया। साथ ही साथ हमें फंडामेंटल बेसिक लॉज ऑफ काउंटिंग पता है बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ काउंटिंग में एडिशन रूल मल्टीप्लिकेशन रूल एंड principle of complementation मतलब complementary set का number of element is total number of element minus set का number of element। तो combinatorics क्या है अब इस टॉपिक में हमें करना क्या है इन्हीं प्रिंसिपल्स को इस्तेमाल करना है जो अभी हमने सीखा है और इनको इस्तेमाल करके हम बड़ी बड़ी प्रॉब्लम को करने के लिए कुछ कॉन्सेप्ट इवॉल्व करेंगे और उसमें बेसिकली काउंटिंग की ही प्रॉब्लम करेंगे। दो तरह की काउंटिंग होगी। कॉम्बिनेटरिक्स का मतलब ही होता है इस वर्ड का मतलब होता है काउंटिंग विदाउट काउंटिंग ठीक है। अब कॉम्बिनेटरिक्स में दो यूनिट्स हैं एक है परम्यूटेशन एक है कॉम्बिनेशन। तो कॉम्बिनेशन क्या है कॉम्बिनेशन का मतलब होता है कंबाइन करना मतलब ग्रुप बनाना ग्रुपिंग कलेक्शन
और जब हम कलेक्शन या ग्रुप की बात करते हैं तो वहां पर जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं उनकी अहमियत होती है, उनकी इंपॉर्टेंस होती है, नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट की इंपॉर्टेंस होती है, बट किस ऑर्डर में ऑब्जेक्ट को आप रख रहे हैं इसकी इंपॉर्टेंस नहीं होती है। जैसे आप बोलते हैं कलेक्शन ऑफ पेंसिल्स, तो कलेक्शन के अंदर में आपने एक डब्बे के अंदर में पेंसिल रखी हुई है, पेंसिल में कौन सी रेड वाली पहले ब्लू वाली बाद में, से कोई फर्क नहीं पड़ता। कलेक्शन विल नॉट चेंज बाय चेंजिंग द ऑर्डर। तो कॉम्बिनेशन क्या है जी? इट इज अ प्रोसेस ऑफ सिलेक्शन where order of selection has no role to play. So any process of choosing the things, selecting the things where the order of selection has no importance is called combination. तो पहले combination का word का मतलब समझो, है ना? For example, if I give you 4 different objects A, B, C and D, and if I ask you the combination of these 4 objects taken 2 at a time, तो आप क्या बोलोगे कि भाई ये 4 में से दो सेलेक्ट करने हैं, 2 सेलेक्ट करने हैं, तो क्या पॉसिबिलिटी है? ए के साथ बी, ए के साथ सी, ए के साथ डी। अब ए के सारे पॉसिबिलिटी हो गई, तो ए बी, ए सी, ए डी, तो ए के साथ 3 कॉम्बिनेशन बने। अब ए को ड्रॉप कर दो, बी के साथ सी, बी के साथ डी, तो बी के साथ 2 होंगे, बी सी, बी डी हो गया। अब बी के भी सारे एग्जॉस्ट हो गए, अब सी, बी और ए दोनों ड्रॉप हो गए, तो अब बचा 2 ही, तो सी के साथ डी, तो सी डी। तो ये इनको जो आप कर रहे हैं, ए बी इज कॉल्ड कॉम्बिनेशन ऑफ 2 आउट ऑफ 4, ए सी इज 1 कॉम्बिनेशन ऑफ 2 आउट ऑफ 4, ए डी, बी सी, बी डी, सी डी। these pair of numbers या pair of objects are called combination of A, B, C, D taken 2 at a time. फिर यहीं से आता है कि नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन, नंबर ऑफ कॉम्बिनेशंस of A, B, C, D 4 objects taken 2 at a time. कितना आया? तो ये तो आपको पता है, 1 2 3 4 5 6 6 आ गया। इसी नंबर को सिंबॉलिकली लिखते हैं NCR। तो NCR का मतलब होता है, NCR की बजाय हम NCR नहीं लिखेंगे, NCR तो इसका जनरल नोटेशन हो गया 4C2। तो मैं अगर बोलता हूं NCR तो इसका मतलब क्या हुआ? इट इज नंबर ऑफ कॉम्बिनेशंस, नंबर ऑफ सिलेक्शंस possible of an object and different objects, ये ध्यान रखना, and different objects taken 2 at a time, taken 2 at a time। हाँ, यहाँ पर ऑब्वियसली जनरल केस में R at a time, taken R at a time। तो R आउट ऑफ N ऐसे बोल दो, चूजिंग R आउट ऑफ N। तो जो सुपरस्क्रिप्ट है वो टोटल नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट को बताएगा, और जो सबस्क्रिप्ट है वो नंबर ऑफ सिलेक्टेड ऑब्जेक्ट को बताएगा। तो ये नोटेशन आपको समझ आना चाहिए, और इस नोटेशन का एक फार्मूला होगा, वो फार्मूला भी डेराइव हो जाएगा। अभी तो आप बिना डेराइव के ही लिख दो, इट इज इक्वल टू N फैक्टोरियल ओवर R फैक्टोरियल इंटू N माइनस R फैक्टोरियल, ये फार्मूला होगा। You can verify for this particular case, it is 4 factorial upon 2 factorial into 4 minus 2 factorial. So you will say 4 factorial is 24 upon 2 into 2. It is equal to 6. Right? So how does this formula come? That is yet to be seen. अभी उसको हम लोग देखेंगे कि कैसे आया ये फार्मूला। तो ये तो बात हुई कॉम्बिनेशन क्या है ना? अब आते हैं कि परम्यूटेशन क्या है। परम्यूटेशन डिफाइन करो। पर मतलब क्या होता है? तो अगर मैं बोलता हूं परम्यूटेशन क्या है, तो PER, पर मतलब परफॉर्म, म्यूटेशन, म्यूटेशन मतलब क्या होता है? म्यूटेशन मतलब म्यूट वर्ड से बना, म्यूटेट वर्ड से बना। हाँ जी, म्यूटेशन मतलब चेंज। जैसे कि अगर
अगर एक पोजीशन है ए बी सी, तीन ऑब्जेक्ट हैं, और अगर मैं बोलूं इसमें परम्यूटेशंस, तो परफॉर्म म्यूटेशंस, इसमें चेंजेस क्रिएट करो। ऑब्जेक्ट वही होने चाहिए, इसका अपीयरेंस या इसका लुक या इसका अरेंजमेंट को म्यूटेट करो, चेंज करो। तो ए को रखते हुए अपनी जगह पर बी और सी को हम एक तरह से चेंज कर सकते हैं, मतलब दो तरह से चेंज कर सकते हैं, बी सी या सी बी। एक म्यूटेशन ये हो गया। और फिर ए की पोजीशन, ए की जगह पर बी रख दिया, तो सी बी सी ए एंड ए सी, तो दो, और ये भी पॉसिबल है। ए की जगह पर सी रख दिया तो ए बी एंड बी ए, तो ये भी एक म्यूटेशन है। तो पॉसिबल म्यूटेशंस क्या है? पॉसिबल म्यूटेशंस क्या है? तो ये ए बी सी के 6 पॉसिबल म्यूटेशंस हैं। 6 पॉसिबल म्यूटेशंस कैसे? कुछ ऐसे बोल सकते हो कि भाई ऐसा है कि 3 प्लेसेस हैं, हम कितने तरह से एबीसी को म्यूटेट कर सकते हैं। तो बोल रहे हैं कि मान लो इट इज एवरी म्यूटेशन इज अ काइंड ऑफ filling 3 places with the help of 3 alphabet ABC. First place can be filled in 3 ways, second in 2 ways, and third in 1 ways. And when तीनों place को fill करना है तो multiply करिए 3 into 2 into 1, that is 3 factorial ways. तो म्यूटेशन का मतलब हुआ, परम्यूटेशन मतलब क्या हुआ? परफॉर्मिंग म्यूटेशन मतलब पोजीशंस को चेंज करके उसके अपीयरेंस को चेंज करना, ऑल्टर करना। और डिफरेंट अपीयरेंस मतलब डिफरेंट अरेंजमेंट मतलब डिफरेंट परम्यूटेशन। एज मेनी, हाउ मेनी परम्यूटेशन? एज मेनी पॉसिबल अपीयरेंसेस या अरेंजमेंट्स आर लुक। तो यहां पर ए बी बोला तो बी ए और ए बी को सेम ग्रुप मान रहे थे, यहां पर एसी और सीए को सेम ग्रुप मान रहे थे, एडी और डीए को सेम ग्रुप मान रहे थे, बीडी और डीबी को सेम मान रहे थे, बीसी और सीबी को सेम, क्योंकि वहां पर अरेंजमेंट का कोई मतलब नहीं था इस केस में। बट हियर इट हैज अ मीनिंग, हियर इट हैज अ मीनिंग। एबी अलग काउंट होगा, बी अलग, क्योंकि ऑर्डर चेंज हुआ, यहां पर ऑर्डर का एक सिग्निफिकेंस है। तो चलो परम्यूटेशन अब प्रॉपर्ली समझ में आ गया। डिफाइन करते हैं परम्यूटेशन को। तो देखो परम्यूटेशन का डेफिनेशन क्या है? It is a process of selection. It is a permutation of given number of object is a process of selection of the object where the order of selection is important. It is also called arrangement or array. Because order is important means arrangement is important. That's why it is called as arrangement or array. Array is the abbreviation for arrangement. अब अगर कोई बोले भाई कि यही 4 ऑब्जेक्ट ए बी सी डी से दो के कितने टोटल अरेंजमेंट होंगे, तो आप बोलेंगे कि corresponding to each combination there are 2 arrangements, क्योंकि 2 ऑब्जेक्ट हैं तो 2 ऑब्जेक्ट को आपस में 2 तरह से अरेंज कर सकते हैं, या 2 प्लेस को 2 ऑब्जेक्ट से 2 ही तरह से फिल कर सकते हैं। पहले प्लेस को 2 ways, दूसरे को 1 ways, 2 into 1 2 ways। तो each combination of 2 will give you 2 arrangement। तो जितने कॉम्बिनेशन है उसका डबल नंबर ऑफ अरेंजमेंट आ जाएंगे। तो आपने लिखा कि परम्यूटेशन 2 एट अ टाइम हो जाएगा, ए बी ए सी ए डी बी सी बी डी सी डी, ये तो आएंगे प्लस इन सबके अरेंजमेंट्स हो जाएंगे। तो ए बी का क्या हो जाएगा? बी ए सी का क्या हो जाएगा? सी ए डी का डी ए, बी सी का सी बी, बी डी का डी बी, सी डी का डी सी। तो ये टेकन टुगेदर देयर आर 12 सच अरेंजमेंट्स। तो इसको बोलते हैं नंबर ऑफ परम्यूटेशन। तो नंबर ऑफ परम्यूटेशन क्या हो जाएगा? Number of permutation is equal to 4p2, C for combination, P for permutations। जैसे इसको बोला था 4c2, इसको बोलेंगे 4p2, that is 4 factorial by 2 factorial, that is equal to 24 by 2, that is 12। या ऐसे बोलो it is 4c2 is number of groups, और हर एक ग्रुप को 2 फैक्टोरियल वे से अरेंज कर सकते हैं, 4c2 into 2। तो 4p2 is equal to 4c2 into 2। तो इन जनरल आप देखोगे अब कि NPR जो होगा, NPR it is equal to LCR, ये नंबर ऑफ ग्रुप्स हो जाएंगे, नंबर ऑफ ग्रुप्स मल्टीप्लाइड बाय हर एक R का, R ऑब्जेक्ट का एक ग्रुप है तो उसको हम R फैक्टोरियल से अरेंज कर सकते हैं, कीपिंग द ग्रुप इंटैक्ट आपस में। तो NCR में R फैक्टोरियल मल्टीप्लाई करोगे तो NPR आ जाएगा। ये रिलेशन है, ये सब बातें फिर से प्रूव होंगी, अभी आप धीरे धीरे यही से समझ सकते हैं। तो कॉम्बिनेशन और परम्यूटेशन का फंडामेंटल फर्क समझ में आ गया?
इसका जनरल हाँ क्या बोला क्या? इसका जनरल फॉर्म एनर आर के टर्म्स में क्या है? जनरल फॉर्म मैं समझा नहीं बेटा, क्या पूछ रहे हो? n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r फैक्टोरियल होएगा ना, हाँ NPR का। हाँ 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 बिल्कुल सही बात है। एनपीआर का तो अब समझ ही गए होंगे ना कि ये एन फैक्टोरियल बाई आर फैक्टोरियल इंटू एन माइनस आर फैक्टोरियल है। उसमें आर फैक्टोरियल जब मल्टीप्लाई करोगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ जाएगा तुम्हारा एन फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई एन माइनस आर फैक्टोरियल। और इसको अभी प्रूव करेंगे, ऐसा कुछ जल्दबाजी नहीं है, सिर्फ आप अभी बस क्यों गेस कर रहे हो कि ऐसा है तो इस तरह से है, ठीक है। वी विल रिग्रेसली प्रूव इट। आगे चलो, एक क्वेश्चन मैं दे रहा हूं, करके बताओ, एकदम बेसिक लेवल का, बना बना के देखना है आपको, और अभी फार्मूला वार्मूला नहीं लगाना है, ठीक है। तो लेट्स वर्क आउट अ प्रॉब्लम। प्रॉब्लम बहुत सिंपल सी दे रहा हूं, बहुत सिंपल सी प्रॉब्लम है कि फाइंड द परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन ऑफ फोर ऑब्जेक्ट ए बी सी एंड डी टेकन 3 एट अ टाइम एंड काउंट देम। चार में से तीन तीन के परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन बनाने हैं, ग्रुप बनाने हैं, उनको काउंट करना है, फिर कितने परम्यूटेशंस बनेंगे ये काउंट करना है। फार्मूला नहीं लगाना है, चार में से तीन तीन के ग्रुप बनाने हैं, तो आप क्या बोलोगे? आप बोलोगे भाई ए बी, दो ले लिया मैंने ए बी, तो ए बी के साथ में आप एक और लेने हैं, तो दो पॉसिबिलिटी है, ए बी सी एंड ए बी डी। ए बी पेयर के साथ में दो ग्रुप बन गए। अब ए बी में से एक हटा दो, ए हटा दिया मैंने, ए हटा दिया या बी हटा दिया, कोई भी एक हटा दो। तो अगर आपने ए हटा दिया तो बी, विदाउट बी ए लिया तो बी सी डी, और एक बार बी हटा दिया तो ए सी डी। यही चार ग्रुप्स बनेंगे। वैसे भी देखो नंबर, इसको ये कॉम्बिनेशंस बना रहा हूं मैं, दीज आर द कॉम्बिनेशंस। तो ये है 4C3, नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन चार आया ना, चार, 4C3, 4C3 मतलब 4 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल इंटू 4 माइनस 3 फैक्टोरियल। वहां से भी काउंट करेंगे तो ये 4 ही आएगा। एनीवे, अब आता है परम्यूटेशंस। परम्यूटेशन कितने बनेंगे? तो परम्यूटेशन सारे के सारे हम बनाएंगे नहीं, हम सिर्फ एक बोलेंगे कि कॉरेस्पॉन्डिंग टू एनी ग्रुप, बिकॉज एवरी ग्रुप कंटेन्स 3 ऑब्जेक्ट, किसी एक ग्रुप से कितने परम्यूटेशन बनेंगे ये देख लो। तो कुछ वैसे है कि 3 प्लेसेस में और 3 ऑब्जेक्ट हैं। अब ये 3 प्लेसेस को फिल करना है, इसको 3 वे से, इसको 2 वे से, इसको 1 वे से, दैट इज 3 फैक्टोरियल वेज, मतलब 6 अरेंजमेंट्स। कैसे? तो आपने पहले भी देखा, ए बी सी, ए सी बी। अब पहले प्लेस पे बी को रखो, बी ए सी, बी सी ए, फिर सी ए बी, सी बी ए। तो एक से इतने मतलब ईच कॉम्बिनेशन generates 3 factorial arrangements। 3 ऑब्जेक्ट है तो आपस में 3 फैक्टोरियल वे से अरेंज हो सकते हैं, ये मल्टीप्लिकेशन रूल से हम प्रूव कर सकते हैं। तो 1 से 3, therefore number of permutations is equal to number of combinations मल्टीप्लाइड बाय 3 फैक्टोरियल। तो 3 ऑब्जेक्ट के कितने कॉम्बिनेशन थे? 4C3 इंटू 3 फैक्टोरियल। तो यही आ जाएगा तुम्हारा कितना? 4 इंटू 6, 24। तो 24 परम्यूटेशंस बनेंगे। एक का मैंने बना के दिखा दिया, तो बाकी आप समझ ही गए होंगे, बाकी वाले आप बना सकते हैं। जैसे कि ए बी डी बनाना है तो ए बी डी, ए डी बी, फिर बी डी ए, बी ए डी, एंड डी ए बी एंड डी बी ए। ऐसे आप इसका भी बना सकते हैं, इसका भी, इसका।
ये सारे डिफरेंट है एक दूसरे से, ठीक है। तो नंबर ही नहीं, आपको नंबर का अगेंस्ट में क्या काउंट कर रहे हैं आप, ये भी इंपॉर्टेंट है। वो क्या है, कैसे फॉर्मेशंस हैं, कैसे वो सारे डिफरेंट है, पहले ये समझ होनी चाहिए। तो कॉम्बिनेशन 4, परम्यूटेशन 24, ठीक है जी, बात समझ में आ गई। अब सबसे पहले हम लोग, ये दो प्रोसेसेस हैं, बट सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे परम्यूटेशन, क्योंकि परम्यूटेशन डायरेक्टली प्रोडक्ट रूल से रिलेटेड है। और जब परम्यूटेशन सीख जाएंगे तब हम लोग मूव करेंगे कॉम्बिनेशन, और परम्यूटेशन की हेल्प से कॉम्बिनेशन प्रूव हो जाएगा, और कॉम्बिनेशन की प्रॉपर्टी जो फिर कॉम्बिनेशन करेंगे, फिर मिक्स प्रॉब्लम्स करेंगे, ठीक है। तो लेट्स बिगिन विद परम्यूटेशन। ये सब सारा हो गया, समझ में आ गया। इसमें अगर किसी को कुछ पूछना है बेटा तो अभी तक कुछ पूछ लो, अगर आपको कुछ भी ट्रबल है तो। कैन वी मूव टू परम्यूटेशंस? Yes, sir. ठीक है, तो अब आप हेडिंग देंगे परम्यूटेशन। तो मैं आज सिर्फ परम्यूटेशन का बेसिक से डिस्कस करूंगा, और उसके बाद में अगली क्लास से रिग्रेस प्रॉब्लम्स करेंगे। परम्यूटेशन क्या है, तो अभी तक जितना हमने बोला कि परम्यूटेशन मींस अरेंजमेंट इन अ रो in a different order of things which may or may not be alike। तो वो जब मैं परम्यूटेशन की बात करूंगा तो वो अरेंजमेंट की बात कर रहा हूं, कुछ ऑब्जेक्ट्स का। ऑब्जेक्ट्स सारे के सारे सेम नहीं हो सकते हैं, ऑब्जेक्ट्स सारे के सारे डिफरेंट भी हो सकते हैं, ऑब्जेक्ट कुछ सेम और कुछ डिफरेंट भी हो सकते हैं। तो सब अलाइक, सब डिफरेंट, उनमें से दूसरी बात, उनमें से कुछ ऑब्जेक्ट को लेकर के भी अरेंज कर सकते हैं, और सारे के सारे को लेकर के भी अरेंज कर सकते हैं। तो परम्यूटेशन मतलब सब कुछ है उसके अंदर में, ठीक है। सारे टाइप के अरेंजमेंट को हम परम्यूटेशन बोल रहे हैं। Hence, permutation refers to situation where order of occurrence of the event is important। ये बात कंक्लूड हो चुकी है, डिस्कस हो चुका है। तो अब डिफाइन करते हैं नंबर ऑफ परम्यूटेशन ऑफ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट। क्या मैंने अभी तक डिस्कस किया, जो भी डिस्कस किया वो मैं लिख रहा हूं कि नंबर ऑफ परम्यूटेशन ऑफ एंड डिफरेंट ऑब्जेक्ट। ध्यान देना, डिफरेंट ऑब्जेक्ट की बात अभी हो रही है। एंड डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स टेकन आर एट अ टाइम, एन नंबर ऑफ डिफरेंट ऑब्जेक्ट में एट अ टाइम आर ऑब्जेक्ट लेने हैं, और रिपीटिशन नहीं कर सकते किसी ऑब्जेक्ट का। किसी ऑब्जेक्ट को एक ही बार इस्तेमाल करना अरेंजमेंट में। इट इज डिनोटेड एज एन पी आर। कभी कभी इसको पी सुपरस्क्रिप्ट में एन और नीचे आर ऐसे भी लिखते हैं, कभी कभी पी ब्रैकेट एन कॉमा आर भी लिखते हैं, और इसकी वैल्यू होती है एन फैक्टोरियल बाई एन माइनस आर फैक्टोरियल। कैसे प्रूफ देखो, प्रूफ क्या है, तो आई विल से दैट एन पी आर का मतलब है नंबर ऑफ वेज ऑफ फिलिंग आर वेकेंट प्लेसेस by n distinct objects without repetition। Please make sure every word I am writing, it is very important to notice, without repetition। ऑब्जेक्ट कितने हैं, n, प्लेसेस कितने हैं, r, सारे ऑब्जेक्ट क्या है, डिफरेंट ऑब्जेक्ट है, और विदाउट रेपिटेशन। ये तीन बातें इंपॉर्टेंट है। अगर इनमें से कोई भी चेंज करूंगा तो फार्मूला चेंज हो जाएगा, ये एनपीआर नोटेशन यूज नहीं होगा उस केस में, इसका ध्यान रखेंगे, है ना। अब ये क्या होगा, तो भाई ऐसा है कि हम बोल रहे हैं कि हमारे पास मान लो एन चेयर्स हैं, एन चेयर्स हैं, और हर एक चेयर पर एक ऑब्जेक्ट को प्लेस कर सकते हैं। ऐसे मतलब ये फर्स्ट चेयर है C1, ये सेकंड चेयर है C2, थर्ड है C3, फोर्थ है C4, C5, C6 एंड सो ऑन, CN-1। ये n चेयर्स है, एक रो में ऐसे चेयर्स लगी हुई हैं। और मान लो हमारे पास सॉरी कितने चेयर्स हैं, n नहीं, r चेयर्स हैं, r चेयर्स हैं, और हमारे पास कितने ऑब्जेक्ट्स हैं या पर्सन कितने हैं, बंदे कितने हैं, n बंदे हैं मान लो।
तो आप मान लो कुछ ऐसे सिचुएशन है कि n पर्सन्स का एक फोटो सेशन हो रहा है आर के ग्रुप में, तो ये आर चेयर ऐसे लगी हुई है, n में से कोई आर बंदे उठेंगे और वहां पर जाकर के एक फोटो क्लिक होगी, और जितने पॉसिबल तरीके से उनके अरेंजमेंट की फोटो क्लिक हो सकती है वो सारे बनाएंगे, है ना। तो इस प्लेस को फिल कर, इस प्लेस को कितने डिफरेंट तरीके से फिल कर सकते हैं, तो n तरीके से फिल कर सकते हैं। n में से किसी भी एक बंदे को बिठा दें यहाँ, पहला प्लेस के लिए n वेज, ये नंबर ऑफ वेज लिख रहा हूं मैं, है ना। इसको फिल करने के लिए, दूसरे प्लेस को फिल करने के लिए कितने वेज हैं, एक बंदे को यहां बिठा चुके हो, बंदे को रिपीट कर नहीं सकते, तो अगले के लिए n-1 चॉइसेस अवेलेबल है, अगले के लिए n-2 अवेलेबल है, मतलब थर्ड के लिए 2 सब्ट्रैक्ट होगा, फोर्थ के लिए 3 सब्ट्रैक्ट होगा, फिफ्थ के लिए 4 सब्ट्रैक्ट होगा, यहां पर 5 सब्ट्रैक्ट होगा, सॉरी 5 सब्ट्रैक्ट होगा। ऑब्वियसली लास्ट के लिए rth के लिए तो 6 के लिए 6 -1 सब्ट्रैक्ट होगा, तो rth के लिए n-r-1 ऐसे बोलेंगे। C1 कैन बी फील्ड, ऐसे बोलो, C1 कैन बी फील्ड इन हाउ मेनी वेज, n ways, n-0 ways. C2 can be filled in how many ways, n-1 ways, मतलब 1-1 सब्ट्रैक्ट किया, 1-0, rather 2-1 सब्ट्रैक्ट किया। C3 can be filled in how many ways, तो 3-1 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो n-2 ways, and therefore proceeding similarly CR can be filled in how many ways, n-r-1 ways, and therefore C1 and C2 and C3, क्योंकि कोई भी प्लेस को वेकेंट नहीं छोड़ सकते, नहीं तो आपका वो ग्रुप कंप्लीट नहीं होगा, अरेंजमेंट कंप्लीट नहीं होगा, तो सारे के सारे चेयर्स, आर चेयर्स को कितने वे से फिल कर सकते हैं, कैन बी फिल्ड इन हाउ मेनी वेज, n into n-1 into n-2 into n-3 up to n-r+1 ways। इसी बात को हम लिख सकते हैं n into n-1 into n-2 up to n-r+1, n से डिक्रीज करते हुए फैक्टर्स हैं। इसके बाद वाला फैक्टर अगर होगा तो क्या होगा, इससे छोटा वाला फैक्टर n-r, उससे छोटा n-r-1, ऐसे करते हुए 3, 2, 1। ये चीज जो है ये क्या है, 1 से लेकर के n-r तक का प्रोडक्ट है, n-r फैक्टोरियल बोल सकते हैं। तो मैं इससे मल्टीप्लाई करके और इसी नंबर से डिवाइड कर दूं इसको, क्यों किया, फैक्टोरियल में कन्वर्ट करने के लिए, इस पूरे इक्वेशन को फैक्टोरियल में ले जाने के लिए n-r फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर दिया। प्लीज नोटिस ये चीज n-r से लेके रिड्यूस करते हुए 1 तक के नंबर्स का प्रोडक्ट है, ये n-r फैक्टोरियल है, ये मैंने मल्टीप्लाई किया, सेम डिवाइड किया, सो दैट वैल्यू चेंज नहीं होती है। क्या आ गया, न्यूमरेटर में n-1 n से डिक्रीज करते हुए 1 तक हो गया, इसको n फैक्टोरियल बोलते हैं, और डिनोमिनेटर क्या हो गया, n-r फैक्टोरियल। NPR का फार्मूला आ गया कि नहीं आ गया, जल्दी बोलो। तो NPR का फार्मूला कोई रॉकेट साइंस नहीं है, ये सीधा सीधा मल्टीप्लिकेशन रूल है, सिर्फ उसको शॉर्ट फॉर्म में लिखने का एक फंक्शन बना दिया, n में से r निकालने का फंक्शन बना दिया। बार बार मल्टीप्लिकेशन रूल नहीं लगाने जाएंगे, हम अपना टाइम सेव करना है, तो एक फंक्शन बन गया। जैसे अगर मैं बोलूं, अगर आपको समझ में आ गया, तो अगर मैं बोलूं कि 10 डिफरेंट बुक्स में से 4-4 के कितने अरेंजमेंट होंगे, 10 डिफरेंट बुक्स को 4-4 के फॉर्म में अरेंज करना है, 4-4 के ग्रुप में, तो कितने अरेंजमेंट होंगे, तो 10p4, और वो कितना होगा, तो 10 फैक्टोरियल अपॉन 6 फैक्टोरियल, and therefore it is 10 into 9 into 8 into 7, that's it।
तो आप चाहे मल्टीप्लीकेशन रूल से आंसर दे दो, चाहे आप ऐसे आंसर दे दो, एक ही बात है ये मल्टीप्लीकेशन रूल ही, प्योरली प्रोडक्ट रूल है, दैट्स इट। तो चलिए प्रूफ भी आ गया आपका, समझ में आ गया यहां तक, तो यहां तक की बात खत्म करते हैं। यहां पर फिर से रिपीट कर रहा हूं मैं, सारे ऑब्जेक्ट डिफरेंट होने चाहिए, कोई ऑब्जेक्ट रिपीट करके यूज नहीं होगा, है ना, रेपिटेशन अलाउड नहीं हो, विदाउट रेपिटेशन है, और डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट का परम्यूटेशन है। इसके साथ साथ कुछ छोटे छोटे नोट्स लिख दो जल्दी से। पहला पॉइंट, इंपॉर्टेंट रिमार्क्स। पहला, नंबर ऑफ अरेंजमेंट ऑफ आर डिफरेंट ऑब्जेक्ट अमंग देमसेल्फ। अगर आर नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट का एक ग्रुप है, उस ग्रुप को आपस में ही शफल करना है, कितने में से अरेंज कर सकते हैं? तो आर ऑब्जेक्ट को आर प्लेसेस पर कितने तरीके से परम्यूट कर सकते हैं? आर इंटू आर माइनस वन इंटू आर माइनस टू इंटू आर माइनस थ्री। आर प्लेसेस में आर ही ऑब्जेक्ट है, तो पहले प्लेस के लिए आर बेस, दूसरे के लिए आर माइनस वन, तीसरे के लिए आर माइनस टू, और लास्ट के लिए वन बेस। तो आंसर आ जाएगा वन से आर का प्रोडक्ट आर फैक्टोरियल। नंबर ऑफ अरेंजमेंट ऑफ n डिफरेंट ऑब्जेक्ट एट आर प्लेसेस व्हेन रिपीटिशन इज अलाउड। तो अभी पहले मैंने बोला कि एनपीआर तो है जब रिपीटिशन अलाउड नहीं है, बट अगर रिपीटिशन अलाउड हो तो कितने तरीके से अरेंज करेंगे आप? जैसे मैं बोलूं कि 3 फ्लावर्स का बुके बनाना है, या 4 फ्लावर का बुके बनाना है आपको, 4 डिफरेंट फ्लावर का बुके बनाना है, ठीक है? तो आप बोलोगे कितना? 4 फैक्टोरियल। चारों को एक साथ लेंगे तो क्या आएगा? 4 फैक्टोरियल, अगर डिफरेंट फ्लावर है। बट 4 आइडेंटिकल फ्लावर का बुके बनाना तब 1 to 2 हाँ जी, तो ये आ जाएगा तुम्हारा 1 बेस, ठीक है? बट अगर मैं बोलूं कि 4 आइडेंटिकल फ्लावर्स हैं और उससे आप 2 प्लेसेस को अरेंज करना, रेपिटेशन अलाउड है, 4 डिफरेंट फ्लावर है, 4 डिफरेंट फ्लावर्स हैं, और 4 फैक्टोरियल प्लस 4। नहीं, ऐसे नहीं बोलो। 4 डिफरेंट फ्लावर्स हैं और 2 प्लेसेस में अरेंज करना है, रेपिटेशन अलाउड है, मतलब एक ही फ्लावर को आप 2 बार यूज कर सकते हो। 16 4 स्क्वायर। हाँ, इसके लिए 4 वेज, इसके लिए 4 वेज, तो आ जाएगा 16 वेज। जैसे कि ऐसे समझो आप, दोनों रेड दोनों ब्लू, या दोनों रेड या दोनों ग्रीन, ऐसे। दोनों ग्रीन, फिर आप समझ रहे हो ना, दोनों ब्लैक। अभी तो सिर्फ दोनों सेम वाले इतने बन गए, फिर एक, तो 4 में से 2 के कॉम्बिनेशन बनेंगे अलग वाले कलर, है ना? तो 4 में से 2 के कितने कॉम्बिनेशन बनेंगे? 4C2, 6 कॉम्बिनेशन बनेंगे। कौन सा? रेड ब्लैक, रेड ब्लू, एंड रेड ग्रीन, एंड ब्लू ग्रीन, एंड ब्लू ब्लैक, है ना? ऐसे तो 6 बन जाएंगे। अब वो 6 में से कोई एक कॉम्बिनेशन लोगे तो यहां पर बनेंगे ना 2 तरीके से, एक बार लेफ्ट में जैसे रेड और रेड ब्लू, रेड ब्लू ब्लू रेड, तो 12 तो ये बन जाएंगे, 12 और 4 16 हो जाएंगे। तो आपको सिर्फ ये केवल न्यूमेरिकली आंकड़ों से नहीं खेलना है कि हाँ जी चलो फार्मूला समझ में आ गया, 4 into 4 16। आपको फील भी होना चाहिए वो 16 कौन से है, कैसे बन रहे हैं, बेसिक शुरू में फील होना चाहिए। जब शुरू में आप उस बात को अच्छी तरह से समझ करके विजुअलाइज करके करोगे तो बाद में अपने आप को सोचना नहीं पड़ेगा, अपने आप समझ में आएगा आपको, ठीक है? तो ये वाली बात आ गई कि रेपिटेशन अगर अलाउड होगा तो फर्स्ट प्लेस के लिए भी n वेज होंगे, सेकंड के लिए भी n वेज होंगे, थर्ड के लिए भी n वेज होंगे, सभी प्लेसेस के लिए n वेज होंगे। तो n into n कितनी बार? r टाइम्स होगा, तो n to the power r होगा। मतलब आपके पास 2 फार्मूला आ गया,
विदाउट रेपिटेशन NPR, विद रेपिटेशन N to the power R। ये भी समझ में आ गया। एंड लास्ट पॉइंट, नंबर ऑफ अरेंजमेंट ऑफ R डिफरेंट ऑब्जेक्ट, NPR जो होता है, NPR का मतलब क्या है? तो अरेंजमेंट की प्रोसेस में दो स्टेप होते हैं। पहला स्टेप होता है नंबर ऑफ ग्रुप्स ऑफ R, पहले R के कितने ग्रुप्स बनेंगे बनाओ। फिर दूसरा स्टेप होता है इनटू नंबर ऑफ वेज ऑफ अरेंजिंग ईच ग्रुप। तो ग्रुप कितने बनेंगे? NCR। और एक R के ग्रुप को कितने वे से आपस में अरेंज कर सकते हैं? R फैक्टोरियल। तो ये तुम्हारा प्रूफ हो गया कि NPR जो है NCR बाई इंटू R फैक्टोरियल होता है। मतलब NCR क्या होगा? ये होगा NPR बाई R फैक्टोरियल। और NPR हमने प्रूफ कर दिया, N फैक्टोरियल अपॉन N माइनस R का फैक्टोरियल। ये NPR का प्रूफ था और इसी को आप R फैक्टोरियल से डिवाइड कर दो। ये देखो LCR फार्मूले का भी प्रूफ आ गया। तो ऐसा नहीं कि पहले NCR प्रूफ किया गया। फंडामेंटल प्रोसेस क्या है? कॉम्बिनेशन है, पहले ग्रुपिंग फिर अरेंजमेंट। बट प्रूफ के लिए पहले नंबर ऑफ अरेंजमेंट को मल्टीप्लीकेशन रूल से प्रूफ किया, फिर वहां से NCR को फॉर्मुलेट किया, तो NCR का प्रूफ भी आ गया। तो NCR के फार्मूले का प्रूफ है, NPR के फार्मूले का प्रूफ है, NPR NCR में रिलेशन है जब सारे ऑब्जेक्ट डिफरेंट है तो। और अगर सारे ऑब्जेक्ट डिफरेंट है बट रेपिटेशन विदाउट रेपिटेशन और रेपिटेशन अलाउड है, तब ये फार्मूला यूज होगा। ठीक है जी। तो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज डिस्कशन। अब अगली क्लास में हम लोग प्रॉब्लम्स करेंगे इन्हीं सब पर। ठीक है, जैसे अब एक छोटा सा क्वेश्चन मैं पूछ दूं, एक क्वेश्चन कर लेते हैं फिर बात खत्म करते हैं। जैसे मैंने बोला कि नंबर ऑफ, ध्यान से सुनना, नंबर ऑफ डिफरेंट पैटर्न्स फॉर्म्ड using seven different color flowers। डिफरेंट कलर फ्लावर्स। और ये पैटर्न कैसे? लीनियर पैटर्न है, लीनियर पैटर्न। एक रो में अरेंज करना है, टेकिंग एनी नंबर ऑफ देम एट ए टाइम, टेकिंग एनी नंबर ऑफ देम एट ए टाइम विदाउट रेपिटेशन, विदाउट रेपिटेशन। तो अब आप बोलेंगे क्या कि एनी नंबर ऑफ फ्लावर को एक साथ लेके कितने पैटर्न बना सकते थे? एक फ्लावर के कितने पैटर्न बनेंगे? दो फ्लावर के कितने डेकोरेशंस होंगे? तीन फ्लावर के कितने डेकोरेशंस होंगे? ऐसे आपको सारे काउंट करने। तो सिंगल फ्लावर के कितने डेकोरेशंस होंगे? तो 7 डिफरेंट कलर के फ्लावर है, तो 7 है ना, 7P1 7P1 या 7 फैक्टोरियल अपॉन 6 फैक्टोरियल, दैट इज 7। वैसे 7C1 भी बोल सकते हैं, क्योंकि जब एक ही ऑब्जेक्ट है तो परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन सेम हो जाएगा, है ना। अच्छा, दो फ्लावर के कितने बनेंगे? तो 7P2, दैट इज 7 फैक्टोरियल बाय 5 फैक्टोरियल, विच इज इक्वल टू 7 into 6 42। तीन फ्लावर के कितने बनेंगे? 7P3 एंड सो ऑन। लास्ट क्या होगा? 7 फ्लावर्स के कितने बनेंगे अरेंजमेंट? तो 7 फ्लावर्स हैं और 7 प्लेसेस हैं, तो आ जाएगा 7P7, मतलब 7 फैक्टोरियल अरेंजमेंट बनेंगे। टोटल करना होगा, आप ऐड कर देंगे, मतलब टोटल नंबर क्या है? तो टोटल नंबर आ गया सिग्मा 7PR, वेयर R वेरीज 1 to 7। अरेंजमेंट 0 ऑब्जेक्ट का हो नहीं सकता, तो अरेंजमेंट में कम से कम एक ऑब्जेक्ट होने चाहिए, है ना। तो 7P1 7P2 7P3 7P4 7P5 7P6 7P7,
ये हुआ जब विदाउट रेपिटेशन मैंने बोला तो। बट अगर इसी क्वेश्चन में बेटा बोल दिया जाए विद रेपिटेशन, विद रेपिटेशन मतलब अगर आपको बोले कि भाई ऐसा है कि आपके पास 7 डिफरेंट कलर के फ्लावर्स हैं, बट हर कलर का मोर देन 7 फ्लावर्स है, हर एक कलर के बहुत सारे फ्लावर्स आपके पास में है, मतलब येलो कलर वाला भी 7 से ज्यादा है, ग्रीन वाला भी 7 से ज्यादा है, रेड वाला भी 7 से ज्यादा है, मैजेंटा वाला भी 7 से ज्यादा है ना, ऑरेंज वाला भी 7 से ज्यादा है। तो मतलब है कि आप चाहो तो सारे प्लेसेस पर एक ही कलर का फ्लावर भी लगा सकते हैं, एक सिमिलर फ्लावर को लगा सकते हैं, है ना, और एक कलर के सारे फ्लावर एक जैसे हैं, आइडेंटिकल। तो विद रेपिटेशन कितने अरेंजमेंट बनेंगे? वेरी करेक्ट। तब ये फर्स्ट प्लेस के लिए आ जाएगा 7 वेज, 2 प्लेस का अरेंजमेंट कहेंगे 7 स्क्वायर वेज, 3 प्लेस वाले के लिए 7 क्यूब वेज, एंड 7 प्लेस वाला 7 की पावर 7। तो यहां आंसर आएगा सिग्मा 7 टू द पावर r, वेयर r वेरीज 1 to 7। ये नंबर ऑफ अरेंजमेंट टोटल आएंगे। ये जीपी आ जाएगी, 7 टर्म की जीपी होगी तो उसको लिखेंगे 7 की पावर 7 माइनस 1/6, इतनी नंबर ऑफ अरेंजमेंट हो जाएगी। ठीक है, तो दिस इज व्हाट द डिफरेंस बिटवीन द टू सिचुएशंस। वो मैंने एक क्वेश्चन करके समझा दिया कि अगर ऑब्जेक्ट डिफरेंट है, विदाउट रेपिटेशन है तो एनपीआर, और ऑब्जेक्ट डिफरेंट है बट रेपिटेशन अलाउड है, एक ही तरह के कई सारे ऑब्जेक्ट हैं, एक वैरायटी वाले कई सारे सिमिलर ऑब्जेक्ट हैं, उनको आप रिपीट करके भी यूज कर सकते हो, तो वहां पर 7 टू द पावर r मतलब n की पावर r वाला फार्मूला लगेगा। इसका ध्यान रखना है, ठीक है। रेपिटेशन अलाउड है या रेपिटेशन नहीं अलाउड है, ये दोनों में फर्क को दिमाग में रखना है। और विद दिस वी आर गोइंग टू क्लोज दिस कॉल फॉर टुडे, राइट। एंड ट्यूसडे वाली क्लास में आप अगर डाउट्स तो ज्यादा होंगे नहीं मुझे लग रहा है, तो हम परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन ही करेंगे। डाउट्स होंगे तो डाउट प्लीज शेयर कर देना मेरे को, तो डाउट भी देख लेंगे, अगर जरूरत पड़ेगी तो डाउट लेंगे, नहीं तो परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन ही शेयर करेंगे, इसी को आगे बढ़ाएंगे, परम्यूटेशंस पर और काम करेंगे। ठीक है जी, क्लियर है? डाउट नहीं होंगे तो परम्यूटेशन वाले ही होंगे, इसी एक्सरसाइज से होंगे, अगर कुछ होंगे तो वो भी उसी में इंक्लूड हो जाएगा, है ना। तो लेट्स क्लोज द कॉल बेटा। ओके, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।